हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र कुमार हरिद्वाल आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में। अपन लोग पढ़ रहे थे पीडियाट्रिक और पीडियाट्रिक में अपन लोगों ने स्टार्ट कर रखा था जीआई सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन लोग वोमिटिंग पढ़ चुके हैं, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में पढ़ चुके हैं। और अब जो नेक्स्ट डिजीज अपन पढ़ेंगे वो है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक जो होता है, पाइलोरिक एक पार्ट होता है जो किसका होता है, स्टोमक का पार्ट। ये मैंने पहले इंट्रो में बताया था कि आप स्टोमक के अंदर जब अपन डिजीज पढ़ेंगे, इसके अंदर अगर अपन डिजीज पोर्शन की बात करेंगे तो कौन से पोर्शन की बात करेंगे, इस पाइलोरस पार्ट की बात करेंगे। ये पाइलोरस पार्ट स्टोमक होता है, ये स्ट्रक्चर स्टोमक की है। इसके अंदर फर्स्ट जो पार्ट होता है ये वाला, ये कार्डियक पार्ट होता है। इसके बाद में ये बॉडी पार्ट होता है पूरा, और ये जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, पाइलोरस पार्ट। और पाइलोरस पार्ट फिर जैसे ही आगे आगे कनेक्ट होता है ड्यूडिनम में पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ जाता है। तो ये जो पाइलोरस पार्ट है स्टोमक का, इसके अंदर जितनी इसकी थिकनेस रहनी चाहिए वो ना रहकर अगर उसकी थिकनेस क्या हो जाए, कम रह जाए, बीच में जगह क्या बचे, कम बचे, तो उसे कहते हैं स्टेनोसिस। क्या कहते हैं, स्टेनोसिस। ध्यान रखना, एक है स्टेनोसिस, एक वर्ड है स्टेनोसिस, एक वर्ड है ओबस्ट्रक्शन, एक वर्ड है ओबस्ट्रक्शन, और एक वर्ड और काम में लेंगे अपन कोई, अट्रेशिया। क्या वर्ड काम में लेंगे, अट्रेशिया। ये तीन वर्ड होते हैं, तीनों का मतलब बहुत ही अलग अलग है। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं अट्रेशिया। अट्रेशिया को एक चीज ले लो, कोई भी पार्ट होता है बॉडी का, जो भी पार्ट बन रहा होता है जब अपन इंट्रायूटेराइन लाइफ में होता है, उस दौरान अगर अपनी बॉडी का क्या हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो सबसे पहले किसी भी ओरिजिन से, जैसे मान लो ये अपना हाथ है, तो ये हाथ है तो अपना ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ, शोल्डर से। तो उस हाथ का सबसे पहले पास वाला पार्ट बनता है, उसके बाद में दूर वाला पार्ट बनता है। तो ये जो पास वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं प्रोक्सिमल पार्ट, और दूर वाले को बोलते हैं डिस्टल पार्ट। तो ये डिस्टल पार्ट ऐसे बनता है, दोनों का प्रोक्सिमल और डिस्टल पार्ट। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये अपन ने इसोफेगस ले लिया, और अपन पढ़ेंगे भी इसके अंदर एक डिजीज आएगी इसोफेगस, TEF विद EA, है ना। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा TEF, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल अट्रेशिया। तो जो इसोफेजियल अट्रेशिया होता है वो कैसे होगा कि जो ऊपर से बनता हुआ आएगा वो पार्ट होगा प्रोक्सिमल, क्योंकि नियर बाई है, माउथ के पास में है, इसोफेगस का सबसे पहला पार्ट है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल पार्ट। और जो स्टोमक से ये पार्ट जुड़ेगा उसको बोलेंगे डिस्टल पार्ट। ऑर्गन का डेवलपमेंट दोनों तरफ से होता हुआ आता है, प्रोक्सिमल पार्ट का भी डेवलपमेंट होता हुआ आता है, धीरे धीरे ऊपर से होता हुआ आता है, और धीरे धीरे डिस्टल पार्ट ऊपर की ओर गति करता रहता है। और जैसे दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, और ये फ्यूज हो गए, आपस में मिल गए, तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। अब ये दोनों आपस में क्या नहीं हो पाए, फ्यूज नहीं हो पाए, और जब फ्यूज नहीं हो पाए तो आपस में दोनों ने अलग अलग पोर्शन का क्या कर दिया, निर्माण। तो दोनों क्या हो गए, ब्लाइंड हो गए, दोनों आपस में मिले ही नहीं। दिस इज अट्रेशिया, दिस इज अट्रेशिया। ये क्या है, अट्रेशिया है, ध्यान रखना, ये क्या है, अट्रेशिया। अब बात करते हैं अपन किसकी, ओबस्ट्रक्शन की। किसकी, ओबस्ट्रक्शन की। जैसे ये अपना पाथवे है, और इसके अंदर जैसे अपन रोड के ऊपर ब्रेकर बना देते हैं ना, वैसा ही यहाँ पर कोई हाइपरट्रोफी हो जाए, हाइपरप्लेजिया हो जाए, या कोई चीज यहाँ पर आकर रुक जाए, कोई भी जो फूड है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाए, रुक जाए। तो जब रुक जाता है तो कुछ समय के लिए यहाँ पर ये क्या कर देता है, अवरोध पैदा कर देता है। तो ये होता है ओबस्ट्रक्शन। ध्यान रखना, ओबस्ट्रक्शन तीन प्रकार का होता है, पार्शियल, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। ये वाला जो मैंने बताया पार्शियल। और इनकम्प्लीट कैसे होगा, जैसे जैसे पार्शियल बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे नियर बाई कंप्लीट की ओर आता जाएगा, कुछ हिस्सा अभी भी इसका बाकी है, खाली है, वहां से कोई चीज निकल सकती है। जैसे तुम लोग देखते हो ना, इंडिया के अंदर ब्रेकर बने होते हैं, वो ब्रेकर तो पूरे होते हैं लेकिन उनके बीच में एक मोटरसाइकिल का टायर निकल जाए, इतनी सी जगह होती है, वो इनकम्प्लीट ओबस्ट्रक्शन है। वो कंप्लीट नहीं बना हुआ है, थोड़ा सा क्या है, खाली है। और अपन उधर से निकलने में बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं, है ना। अपने जो बाइक राइडर होते हैं वहां से निकलने में बहुत अच्छी काबिलियत होती है। तो ऐसा ही है कि इनकम्प्लीट ओबस्ट्रक्शन है तो उससे से चीज इस साइड से बाहर निकल जाती है। लेकिन कंप्लीट ओबस्ट्रक्शन हो जाए, क्या हो जाए, कंप्लीट ओबस्ट्रक्शन, तो दोनों आपस में खत्म हो जाए। अट्रेशिया और इसमें एक अंतर है, अट्रेशिया और इसमें अंतर है भाई। कंप्लीट ओबस्ट्रक्शन हो गया तो अट्रेशिया की तरह ही हो गया, कोई चीज इधर से इधर नहीं आ पाई। लेकिन ओबस्ट्रक्शन और अट्रेशिया के अंदर अंतर क्या है, अट्रेशिया के अंदर तो दोनों एंड आपस में मिले ही नहीं थे। तो जब मिले ही नहीं थे तो बीच में क्या थी, जगह अलग थी, दोनों के बीच में अलग चीज, अपने गैप जो होता है, म्यूकोसल फ्लैप वगैरह होते हैं वो पाए जाते हैं। तो जब दोनों मिले ही नहीं, दोनों ब्लाइंड हो गए, तो अट्रेशिया।
अगर दोनों मिल गए, नॉर्मल स्ट्रक्चर बन गई, उसके बाद में उसमें कोई हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया हुआ है या कोई ऐसा सबस्टांस है जो यहाँ पर आकर जम गया है, कॉन्स्टिपेशन, जैसे इंटेस्टाइन के अंदर बाई चांस कॉन्स्टिपेशन हो चुका है, बल्क का फॉर्मेशन हो चुका है, तो अगर बल्क फॉर्मेशन हो चुका है, कॉन्स्टिपेशन हो चुका है, तो वो मैटर आगे पास आउट नहीं हो पाता है, और जब आगे पास आउट नहीं हो पाता है तो वो वहीं पर रुक जाता है। तो धीरे धीरे उसके पास कोई चीज़ आती रहती है और रुकती रहती है। जैसे अपने ब्लड सेल्स होती है उनमें कोलेस्ट्रॉम का जमा होना, जो कोलेस्ट्रॉम जमा होता है वो धीरे धीरे ओब्स्ट्रक्शन को ही वहां पर बढ़ाता है। अपन वहाँ एम्बोलिज्म वगैरह से नाम ले लेते हैं, नहीं, वो ओब्स्ट्रक्शन को ही धीरे धीरे क्या करता है, कोज करता है। और अगर वो ओब्स्ट्रक्शन पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो फिर ब्लड का इधर से इधर फ्लो नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड ओब्स्ट्रक्शन। और स्टेनोसिस का मतलब होता है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर थी दोनों के अंदर, ओब्स्ट्रक्शन के अंदर। अब स्टेनोसिस में क्या होता है कि ये एक तरफ की कोई भी लेयर क्या हो गई, ऊपर उठकर आ गई, हाइपरट्रोफी हो गया, हाइपरप्लेजिया। लेकिन ओब्स्ट्रक्शन थोड़े से हिस्से में होता है, और स्टेनोसिस क्या होती है, कंप्लीट होती है। स्टेनोसिस क्या होती है, लगभग कंप्लीट प्रोसीजर होती है। अब दोनों के बीच का गैप जो था वो पहले से क्या हो चुका है, कम हो चुका है। दिस इज कॉल्ड स्टेनोसिस, दिस इज कॉल्ड स्टेनोसिस। ये क्या है, स्टेनोसिस है। मैंने हर किसी में नाम लिया, स्टेनोसिस में, ओब्स्ट्रक्शन में, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया। क्या होती है हाइपरट्रोफी, क्या होता है हाइपरप्लेजिया। अभी तक जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन उनको यही आता है, हाइपरट्रोफी क्या होती है, हाइपरप्लेजिया क्या होता है। ध्यान से देखना, सारा कुछ आज क्लियर हो जाएगा। यहां हम लेंगे नॉर्मल सेल्स, यहां लेंगे अपन हाइपरट्रोफी वाली सेल्स, और यहां लेंगे अपन हाइपरप्लेजिया वाली सेल्स। कौन सी लेंगे, हाइपरप्लेजिया वाली सेल्स। समझ रहे हो, नॉर्मल सेल्स अपन ने ली, ये नॉर्मल सेल्स है अपनी, 3 नॉर्मल सेल्स ले लेते हैं अपन। कितनी नॉर्मल सेल्स ली अपन ने, 3 ली। अब अपन पढ़ेंगे हाइपरट्रोफी क्या होती है। ध्यान रखना, जो नॉर्मल सेल्स है उनमें जब साइटोप्लाज्म ज्यादा भर जाता है, तो जब ज्यादा बढ़ जाता है तो उनकी साइज एंड शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है। दिस इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी। अब यहाँ पहले 3 आराम से आई थी, अब ये 3 ने जो जगह घेरी थी वो पहले कम थी, और अब जो 3 ने जगह घेरी है वो क्या है, ज्यादा है। देखो, नॉर्मल सेल ने इतनी ही जगह घेरी थी, 3 जो नॉर्मल सेल अपन ने ली उन्होंने जगह इतनी घेरी थी। हाइपरट्रोफी के अंदर, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म आता है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, और जब ज्यादा बढ़ जाता है तो ये जगह ज्यादा घेरती है। दिस इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी। और हाइपरप्लेजिया क्या होता है, ये जो नॉर्मल सेल्स होती है उनमें डिवाइडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइडेशन। इसके अंदर ही 3 ना होकर 4-5 सेल्स क्या हो जाएंगी, अंदर आएंगी। उस स्ट्रक्चर के अंदर जो नॉर्मली 3 ने जो स्ट्रक्चर घेर रखी थी, जो जगह घेर रखी थी, उनको कितनी सेल्स घेरेंगी, 4 से 5 के बीच। दिस इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया। ध्यान रखना, नॉर्मल सेल्स ये होती है, हाइपरट्रोफी ये होती है, और हाइपरप्लेजिया के अंदर नंबर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ये होता है, हमेशा ही ध्यान रखना, ऐसा ही होता है। अब ध्यान रखना, पाइलोरस पार्ट का मैंने बताया है, और ओब्स्ट्रक्शन वहाँ स्टेनोसिस कोज होता है। तो जब स्टेनोसिस कोज होता है तो वो कैसे होता है, कैसे कोज होता है। अब ये अपना है क्या, पाइलोरस पार्ट, और ये पाइलोरस पार्ट है। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, स्टेनोसिस करना है। तो कैसे करेंगे भाई, अपन ने पढ़ा है, आज तक तुमको पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा हो तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हमेशा हिस्टोलॉजी के आधार पर ऑर्गन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। हिस्टोलॉजी के आधार पर ऑर्गन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। होलो ऑर्गन एंड पेरेनकाइमेटस ऑर्गन, पेरेनकाइमेटस ऑर्गन। होलो ऑर्गन वो होते हैं जो अपन को क्या दिखता है, होलो का मतलब खोखला, और पेरेनकाइमेटस का मतलब होता है ग्रोसली सॉलिड। इतना भी नहीं कि पत्थरी हो, ग्रोसली क्या, सॉलिड। जे आपको नग नाखून से जब भी आप देखोगे तो आपको कैसा लगेगा कि ये जो चीज है वो क्या है, ठोस है। ये जो चीज है वो क्या है, ठोस है। पेरेनकाइमेटस वो होते हैं, और होलो ऑर्गन क्या होते हैं, खोखले होते हैं। अब ये होलो ऑर्गन होते हैं, उनकी 4 विशेषताएं होती है। कितनी विशेषताएं होती हैं, 4 विशेषताएं होती है। कि पहली होती है एंट्री, किसी भी ऑर्गन में जो होलो ऑर्गन है उसमें एंट्री होती है किसी भी चीज की, और उस चीज की एंट्री होती है तो उस चीज का क्या होता है, एग्जिट भी होता है। उस चीज का क्या होता है, एग्जिट भी होता है। और हर में क्या पाई जाती है, 4 दीवारें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 4 दीवारें पाई जाती है, 4 पोर्शन पाए जाते हैं। जैसे एंटेरियर पोस्टेरियर ले लो तो 2 लेटरल, और अगर सुपीरियर इंफीरियर लोगे तो दोनों लेटरल। एंटेरियर और पोस्टीरियर ले लो, चाहे सुपीरियर इंफीरियर ले लो तो भी दोनों लेटरल हो गई। ऐसे होता है, एंटेरियर पोस्टीरियर
सुपीरियर इन्फेरियर लेना चाहो तो सुपीरियर इन्फेरियर ले लो, एंटेरियर पोस्टेरियर लेना चाहो तो एंटेरियर पोस्टेरियर ले लो। दो क्या होती हैं? लेटरल। ऐसे चार क्या होती हैं? दीवारें होती हैं। और हर दीवार की कहीं कहीं पर 3 और कहीं कहीं पर 4 लेयर होती हैं। जो लेयर तुम लोग पढ़ते हो ना, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर और सीरोसा। अच्छा, कहीं कहीं पर 4 होती हैं और कहीं कहीं पर 3। जैसे यूट्रस में अगर तुम लोग देखोगे तो वहाँ 3 ही होंगे, और जहाँ 3 होते हैं वहाँ सब म्यूकोसा क्या होती है? एब्सेंट। तो ध्यान रखना, होलो ऑर्गन की क्या 4 विशेषताएं। जैसे स्टोमक क्या होता है? होलो ऑर्गन। ईसोफेगस से फूड मटेरियल अंदर प्रवेश किया, एंट्री हुई, और यहाँ पायलोरस पार्ट से ड्यूडिनम के अंदर जो प्रवेश किया, एग्जिट हुआ। यहाँ एंटेरियर सामने की तरफ जो व्यू लोगे एंटेरियर, पीछे की तरफ जो व्यू लोगे क्या? पोस्टीरियर। और दोनों साइड के अंदर लेटरल, है ना। और हर जो दीवार मैंने बताई, हर जो लेयर बताया मैंने, एंटेरियर पोर्शन बताया, जो पोस्टीरियर पोर्शन बताया, लेटरल जो पोर्शन बताया, हर दीवार की कितनी? 4 लेयर होती है। हर दीवार की कितनी? 4 लेयर। इसको समझने से पहले एक चीज़ और ले लो। जैसे अपन मकान बनाते हैं, और जब मकान बनाते हैं तो वहाँ पर अपन 2 ईंट की पर्दी खिंचवाते हैं, और जब 2 ईंट की पर्दी खिंचवाते हैं तो कहीं कहीं क्या होते हैं? अंदर की तरफ लिपाई करवा लेते हैं, बाहर की तरफ लिपाई करवाते ही नहीं है। दैट्स कॉल्ड 3 लेयर। पहले अंदर की लिपाई, फिर एक ईंट की पर्दी, फिर दूसरे ईंट की पर्दी, 3 लेयर। और अगर बाहर की लिपाई और करवा दी, 4 लेयर हो गई ना। पहले अंदर की लिपाई, फिर एक ईंट, फिर दूसरी ईंट, और फिर बाहर की लिपाई, 4 लेयर। तो कहीं कहीं पर 3 लेयर पाई जाती है और कहीं कहीं पर 4 लेयर पाई जाती है। यह होता है होलो ऑर्गन की विशेषता। एंट्री होती है, एग्जिट होती है, और इनके बीच में ल्यूमन भी पाई जाती है और कैविटी भी। जो बीच का स्पेस होता है, अगर वो ज्यादा हो तो कैविटी बोल देते हैं, अगर वो स्पेस कम हो तो ल्यूमन बोल देते हैं। यही है। तो जो एंट्री होगा इधर फूड मटेरियल, अब वो फूड मटेरियल यहाँ 1-2 घंटे के लिए रुकेगा, और 1-2 घंटे के लिए रुकेगा तो यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उस फूड मटेरियल को? यहाँ पर काइम। क्योंकि उस फूड मटेरियल को यहाँ HCl, पेप्सिनोजन हार्मोन ये आते हैं, उनको क्या कर देते हैं? लसलसा बना देते हैं। और जब ये लसलसा बना देते हैं तो वो जो फूड मटेरियल होता है उसको अपन फूड ना बोलकर फिर वहाँ पर नाम परिवर्तन हो जाएगा, क्या? कायम। अब ये कायम जैसे ही पार्ट होगा, जैसे ये सेमी डिजोल्व होगा और जैसे ये सेमी डाइजेस्ट होगा, उसके बाद में इसको इंटेस्टाइन के अंदर फर्दर डाइजेशन के लिए, और जिन चीज़ों का डाइजेशन हो चुका है उनका अब्जॉर्प्शन के लिए धीरे धीरे भेजा जाएगा। अब जब इसको इधर से इधर भेजा जाएगा तो यहाँ एक क्या पाया जाता है? स्पिंचर, दरवाजा पाया जाता है। जैसे अपने घर में घुसने के लिए दरवाजा आता है ना, वैसे ही ड्यूडिनम में आने के लिए एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे को खोलना पड़ता है। दैट्स कॉल्ड पायलोरिक स्पिंचर। दैट्स कॉल्ड पायलोरिक स्पिंचर। यहाँ जो दरवाजा पाया जाता है कार्डियक स्पिंचर, यहाँ जो दरवाजा पाया जाता है पायलोरिक स्पिंचर। इस पायलोरिक स्पिंचर की वजह से इसका क्या नाम रखा गया है? पायलोरिक स्टेनोसिस। क्योंकि पायलोरिक स्टेनोसिस पायलोरिक स्पिंचर वाले पार्ट का ही होता है, उसके नियर बाय ही होता है। अब ध्यान रखना, इसकी कितनी लेयर? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर और सीरोसा। तो जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा होती है उसमें मसल्स नहीं पाई जाती, और मस्कुलर लेयर में मसल्स पाई जाती है। इनर, बीच, मिडल और आउटर। जो आउटर होती है वो कैसी होती है? जो आउटर होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और जो मीडियल होती है वो कैसी होती है? सर्कुलर मसल्स, और जो इनर होती है वो कैसी होती है? ओब्लिक मसल्स। तो जो मिडल जो मस्कुलर लेयर होती है उसके अंदर क्या आ जाती है? हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया। और जब मस्कुलर लेयर के अंदर हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया हो जाती है तो ये आपका अपना स्थान घेरने लग जाती है। क्या करने लग जाती हैं? घेरने लग जाती है। जैसे जैसे ये अंदर की तरफ बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे ये जगह को क्या करती रहेंगी? घेरती रहेंगी। अपना स्ताव यहाँ पे स्वेलिंग की क्रिया होती रहेगी। अपन नॉर्मली बोल सकते हैं क्या हुआ है? स्वेलिंग हुआ है, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया हुआ है। तो ये दोनों का जो स्थान था, बीच में जो डिस्टेंस थी वो क्या हो चुकी है? जो बीच का जो डायमीटर था वो क्या हो चुका है? कम हो चुका है। जैसे तुम लेते हो ना, वर्त बनाते हो तो उसके लेते हो यहाँ से यहाँ त्रिज्या और ये पूरा डायमीटर, तो व्यास बोलते हो जिसे हिंदी में, वैसे डायमीटर यहाँ क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो ये होता है स्टेनोसिस। अब जब इस मस्कुलर लेयर में क्या आ चुकी है? हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या कोज होता है? स्टेनोसिस कोज होता है। और ध्यान रखना, इसके कोज और भी होते हैं। ये कंजेनाइटल होती है मेनली, लेकिन कभी कभी क्या हो सकती है? एक्वायर्ड भी हो सकती है। जब आपने ओवर यूज किया है, एक इरिथ्रोमाइसिन ड्रग आती है जिसका आपने क्या किया है? ओवर यूज किया है, और जो उसको ओवर यूज किया है तो वो इस म्यूकोसल इंटीग्रिटी को क्या करती है?
अफेक्ट करती है। और जहां यहाँ मस्कुलर जो लेयर पाई जाती है वहां पर क्या कोज करती है, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया। जैसे रूबेला का इन्फेक्शन हो गया, अल्कोहल का ज्यादा सेवन करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, स्टेनोसिस, ये पायलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन क्या कर सकते हैं, कोज कर सकते हैं। ये होती है इसके अंदर। अब इसकी देखते हैं अपन साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, पहले इसको छोड़ो, प्रोजेक्टाइल का मतलब समझो। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है कोई भी चीज एक वे बनाते हुए जाती है और वो वे बनाते हुए कहां जाती है, नीचे की ओर। लेकिन जो इस डिस्टेंस होती है जहां उसकी ये मान लो ये उसका क्या है, सोर्स है, और इस सोर्स से थोड़ा सा क्या होती है, दूर की तरफ जाके गिरती है। कैसे गिरती है, दूर की तरफ, पास नहीं। जैसे कोई नदी निकलती है, नाला निकलता है ना, तो उससे अगर पानी, नाले से पानी बह रहा होता है, वो तुरंत यहां ना गिरकर थोड़ा सा क्या वे बनाता हुआ जाता है। और जो वे बनाता हुआ जाता है, ग्राफ के अंदर जो किरण बनाती हुई जाती है उसे कहते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल नेचर। और ये वोमिटिंग ऐसी होती है, जैसे दारू पीने के बाद जो वोमिटिंग होती है वो तो तुरंत गिर जाती है नीचे, उसमें फोर्स नहीं लगता है। लेकिन ये जो वोमिटिंग आती है ना, स्टेनोसिस के अंदर जो वोमिटिंग आती है वो अंदर से आती है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसके बाद में जो धक्का लगता है ना पीछे से, जैसे तुम लाइन में खड़े रहते हो और लाइन में खड़े रहते हो और पीछे से धक्का आया तो तुम रुक नहीं सकते, सीधा आगे की ओर झुकते ही हो। वैसे ही ऐसा है, यहाँ जो धक्का लगता है बहुत प्रेशर से लगता है, और जब प्रेशर से लगता है तो कोई चीज सीधा यहाँ से उठती है, यहाँ टकराती है, यहाँ टकराती है, यूं पाथवे बनाती है, सीधा इसोफेगस में जाती है, माउथ की रूप पे टकराती है और मुंह के द्वारा, माउथ के द्वारा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो बाहर निकलती है तो तुरंत नीचे ना गिरकर कुछ दूर जाकर गिरती है। जैसे समुद्र की लहरें आती हैं, या तुम जो बोरिंग में पाइप लगाते हो तो उस पानी नीचे डायरेक्ट ना जाकर कुछ वे बनाता हुआ जाता है दूर, क्योंकि वो मोटर जो होती है ना बोरिंग की, वो प्रेशर देती है उस पानी को, और जब प्रेशर देती है तो वो तुरंत नीचे ना गिरकर कुछ थोड़ा दूर जाके गिरता है। प्रोजेक्टाइल नेचर होता है वो। और ये वोमिटिंग कैसी होती है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। अब अच्छा ये क्यों होता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, इसका अभी तक कोई साइंटिफिक रिव्यू नहीं आया है, लेकिन ऐसा पता चला है कि एक चीज सोचो, या इंटेस्टाइन है आगे, और इंटेस्टाइन है आगे तो इसके अंदर खाना नहीं पहुंच पा रहा है, तो नहीं पहुंच पा रहा है तो बॉडी क्या सोचती है कि कोई ना कोई अपने पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में क्या है, दिक्कत है। और जब वो ऐसा सोचती है तो वो एक मैकेनिज्म स्टार्ट करती है जिसे अपन बोलते हैं कंपनसेंट्री मैकेनिज्म। और वो कंपनसेंट्री मैकेनिज्म के द्वारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। अब उसने तो ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ा दिया, लेकिन दिक्कत कहाँ है, यहाँ है। खाना तो इस स्टेनोसिस की वजह से नहीं आ रहा, और बॉडी सोचती है कि इंटेस्टाइन के अंदर कोई ना कोई क्या है, दिक्कत है, या अपन जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से चल रहा है उनमें क्या है, कोई ना कोई वो कम है, उसको बढ़ाने की क्या है, जरूरत है। एक समय ऐसा आता है कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर एंड होती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि यहाँ नहीं होती है, वो फिर एंड कहाँ हो जाती है, यहाँ पाइलोरस पार्ट में। और जब यहाँ एंड हो जाती है, जैसे लहरें होती हैं, चल रही होती हैं, चल रही होती है, और एंड कहाँ होना होता है, किनारे के पास। अगर किनारे के पास एंड नहीं हुई और लहरें तुरंत जल्दी जल्दी उठ रही हैं तो दो लहरें आपस में बीच में भी टकरा जाती हैं, या जहां से उठती है वहीं टकरा कर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो लहरों के अंदर जो बीच में तनाव आया ना, तो यहाँ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में जो मूवमेंट हो रहा है, एक समय ऐसा आता है कि ये पाइलोरस पार्ट को ही क्या मार देता है, ठोकर मार देता है। और जैसे ही यहाँ ठोकर मारता है तो यहाँ जो मटेरियल प्रेजेंट है उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है, और उसके ऊपर फोर्स लगता है तो ये मटेरियल आगे ना जाकर कहाँ भेजा जाता है, बाहर की ओर, पीछे की ओर। और जब पीछे की ओर भेजा जाता है तो सीधा बॉडी पोर्शन से टकराता है, और बॉडी पोर्शन इसको कहाँ भेजती है, कार्डियक पोर्शन में, कार्डियक से सीधा इसोफेगस के पास जाता है और माउथ की रूप से टकराता है, और रूप से टकराने के बाद सीधा पाथवे बाहर की ओर बनाता है। तो वोमिटिंग धीरे ना होकर क्या होती है, थोड़े जोर से होती है, थोड़ा फोर्सफुली होती है, और जब फोर्सफुली होती है तो थोड़ा दूर जाके गिरती है, पास नहीं गिरती है। और जब पास नहीं गिरती है तो क्या नेचर बनाया उसने, प्रोजेक्टाइल नेचर। और जो प्रोजेक्टाइल नेचर बनाया इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। अब प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हुई है बार बार में, तो सोचो वाटर का भी क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और जब वाटर का लॉस हुआ है तो फिर यूरिन में जो वाटर है वो भी क्या है, कम है। और जब वो कम है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है यूरिन की, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
डायबिटीज इंसिपिडस में तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी घटती है, लेकिन डिहाइड्रेशन कभी भी होता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, बढ़ती है। ध्यान रखना, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, बढ़ती है। अच्छा, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.010 से 1.025, 1.010 से 1.025, ये यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो ये धीरे धीरे 1.025 से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, गाढ़ा हो जाता है यूरिन। क्या हो जाता है, गाढ़ा। अगर कम हुई है तो पतला हो जाता है, और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी है तो कोई चीज़ क्या हो जाती है, ज़्यादा। और वोमिटिंग की वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है तो यहाँ का जो मटेरियल है वो बाहर निकालेगा, और जब बाहर निकालेगा तो उसके साथ में यहाँ का एसिड भी बाहर निकलेगा, और जब एसिड पूरा बाहर निकलेगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। अच्छा, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में जब अपन वोमिटिंग पढ़ रहे थे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है वोमिटिंग में, और स्टारवेशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया है। अच्छा, जैसे ही आप खाना खाओगे कुछ समय के लिए आपको यहाँ पर जो खाना पक रहा होगा, जिस दौरान आप पाइलोरिक स्पिंचर क्लोज होगा, तो आपको किसकी शिकायत देखने को मिलेगी, रीगर्जिटेशन की। शुरुआत में पाइलोरिक स्पिंचर ओपन हो रहा है, यहाँ पेरिस्टालसिस मूवमेंट नॉर्मल है, तो आपको किसकी शिकायत देखने को मिलेगी, भाई खाना आगे नहीं जाएगा तो पीछे की तरफ भेजा जाएगा, और जब पीछे की तरफ भेजा जाएगा तो किसकी शिकायत देखने को मिलेगी, रीगर्जिटेशन की शिकायत देखने को मिलेगी। जैसे खाना खाने के आधे एक घंटे बाद तुमको वापस से खाना यहाँ पैलपेट होता है, जैसे गर्दन में आता है, तुम लोग वापस से उसे निगल लेते हो, है ना, और जो निगल लेते हो ना वो होती है रीगर्जिटेशन। क्या, रीगर्जिटेशन। अगर बाहर निकल गया वो तो वोमिटिंग, अगर वो बाहर निकल गया तो वोमिटिंग। और अगर यहाँ गर्दन के पास आकर माउथ के पास जैसे ही आएगा, शोर थ्रोट के पास जैसे ही आएगा, वैसे ही क्या अंदर निकल हो गया, लैरिंक्स पोर्शन के पास आया, आपके माउथ के रूप के पास टकराया, और आपने कहाँ आने दिया, सिर्फ टंग पे आने दिया, बाहर माउथ से पास आउट होने ही नहीं दिया, और वापस से उसको क्या कर लिया आपने, स्वेलो कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड रीगर्जिटेशन। और रीगर्जिटेशन ये प्रोसेस बार बार होती है तो रूमिनेशन, रूमिनेशन ये क्या होता है, सिंड्रोम होता है। जैसे साइकेट्री के अंदर भी रूमिनेशन सिंड्रोम होता है, ये मैंने बता दिया था क्या होता है क्या नहीं होता है, प्रीवियस क्लास में देख लेना आप आराम से। और इसमें क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हुआ है तो वेट का लॉस हो सकता है। क्या हो सकता है, वेट का लॉस होता है, और वेट का लॉस होता है तो धीरे धीरे, अगर अब मान लो स्टेनोसिस हुआ है, अगर खाना इधर पास आउट ही नहीं हो रहा तो धीरे स्टूल का फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और अगर डायग्नोसिस करना चाहो आप, डिजीज का क्या करना चाहो, पता लगाना चाहो, तो ध्यान रखना एक चीज का, इसके लिए नहीं, हर किसी के लिए, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, कोई स्टेनोसिस हुआ है, कोई अट्रेशिया की कंडीशन हुई है, तो उसके लिए अपन एक्सरे प्रीफर करते हैं। लेकिन वो एक्सरे कौन सा होता है, बेरियम मील एक्सरे। बेरियम एक डाई होती है, वो डाई आपको क्या करना होता है, इंट्रोड्यूस कराना होता है। मान लो ट्यूब लेते हैं, गैस्ट्रिक ट्यूब लेते हैं, और उसके द्वारा डाई को क्या करा देते हैं, इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अब जो डाई होती है वो नीले कलर की होती है, उस पर जब रेडियो एक्टिव किरणें पड़ती है तो डाई क्या करती है, चमकती है, और जब डाई चमकती है तो आपको पता चल जाता है। अब मान लो किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन में, किसी भी एट्रेशिया की कंडीशन में, स्टेनोसिस की कंडीशन में आप लोग एक्सरे कर सकते हो, लेकिन वो एक्सरे नॉर्मल नहीं होगा। कौन सा होगा, बेरियम मील एक्सरे। मील का मतलब खाना, और बेरियम का मतलब बेरियम को क्या करना है, आपको खाना है। तो खाना मुंह से गिटना नहीं है, उसे गैस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे और उसके द्वारा क्या करवा देंगे, उसे इंट्रोड्यूस करवा देंगे। अब वो जो बेरियम होता है वो धीरे धीरे आगे की ओर क्या होगा, पास आउट होगा। अब जब पास आउट होगा तो यहाँ अगर पाथवे क्या है, सकड़ा है, क्या है, स्टेनोसिस की कंडीशन है, तो वो यहाँ से एक लेयर बनाता हुआ चलेगा। यहाँ पर उसने पूरा एरिया कवर किया है, और इसके बाद में यहाँ पर उसने इतनी लेयर बनाई, और उसके बाद में पूरा एरिया क्या किया है, उसने कवर किया है। और जैसे ही आप रेडियो एक्टिव किरणों का एक्सरे के दौरान वहाँ पर एक्सपोजर होगा तो ये चमकीला होता है, एक्सरे के अंदर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर तो एक लाइन सी बनी हुई है और बाकी जगह बेरियम फैला हुआ है। तो जब बाकी जगह फैला हुआ है और वहाँ पर लाइन सी बनी हुई है, इसका मतलब क्या है कि वो उधर का डायमीटर ही इतना है जितना बेरियम फैला हुआ है, और जब उतना ही फैला हुआ है तो क्या कंडीशन है, स्टेनोसिस कंडीशन है। यूएसजी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यूएसजी। अब डॉक्टर तो सीबीसी भी करवा लेता है, सब करवा लेते हैं, यूरिन का टेस्ट करवा लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की जांच करवा देते हैं, ये कोई तुक नहीं है, है ना। अगर डायरेक्ट ही एक्सरे करवा लो तो पता चल जाएगा।
सीबीसी करने से और यूरिन का टेस्ट करने से, आपको पता है यूरिन का जैसे टेस्ट करेंगे तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई मिलेगी, और जब बढ़ी हुई मिलेंगी तो वो क्या सोचेगा, अब ये बढ़ी हुई तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में भी मिल सकती है। इसलिए डायरेक्ट पता करने के लिए क्या होता है, बेरियम मील एक्सरे कंफर्मेटिव टेस्ट यही होता है। इसके बाद में यूएसजी प्रीफर करते हैं। अब इसके बाद में अपन इसका क्या करते हैं, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट उतना प्रीफर नहीं करते हैं जितना कौन सा करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर इसकी क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। अब जो सर्जरी करते हैं, लेकिन सर्जरी करने से पहले, उस सर्जरी को परफॉर्म करने से पहले कुछ चीज़ें अपन को करनी होती है, कुछ चीज़ें अपन को करनी होती हैं। जो बच्चा होता है उसको क्या हो चुका है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब जब स्टेनोसिस हो चुका है तो स्टोमक कंटेंट खाली नहीं हो पाया है, किसमें, ड्यूडिनम के अंदर। अब जब ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाली नहीं हो पाया तो उस बच्चे को न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाया, और जब उसको न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाया तो बॉडी कैसी हो चुकी है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का बॉडी में क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, कम हो चुका है। और जब कम हो चुका है उस बच्चे को एक सर्जरी और करोगे, तो सर्जरी करोगे तो यहाँ से ब्लड और बहेगा, और जब ब्लड और बहेगा तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो बच्चा किस में चला जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा, और शॉक में चला जाता है तो धीरे धीरे डेथ की ओर क्या हो जाता है, अग्रसर हो जाता है। इससे बचाने के लिए, हाइपोवोलेमिक शॉक से बचाने के लिए, बच्चे को डेथ से बचाने के लिए, इसीमिया की कंडीशन डेवलप ना हो या नेक्रोसिस ना हो, इन सब से बचाने के लिए आप क्या करते हो, पहले सर्जरी करने से पहले उसे क्या करते हो, ठीक करते हो। डिहाइड्रेशन जो हुआ है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो इम्बैलेंस हुआ है, उसे सबसे पहले क्या करना है, ठीक करना है। उसके बाद में इसकी क्या करना है, सर्जरी करना है। अब अगर आपने डायरेक्ट सर्जरी करने का ही सोच लिया है तो पहले ठीक कर दिया, उसके बाद में सर्जरी करते हैं, पाइलोरोमायोटोमी। यहाँ मैंने बोला है पाइलोरोमायोटोमी। मायो का मतलब अपन सीधा सा लेते हैं मसल से, किससे लेते हैं, मसल से। तो जो सर्जरी करेंगे तो वो जो मस्कुलर लेयर होती है उसी की सर्जरी करेंगे। सिरोसा तो ऊपर ही ऊपर है, अब साथ में तो वो तो आएगी लपेटे में, और जब लपेटे में आएगी तो सिरोसा को तो सबसे पहले अपन काटेंगे, सबसे पहले अपन काटेंगे। यहाँ जो अपना एब्डोमिनल एरिया होता है वहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, तो एक तो लेप्रोस्कोप पे लिए लगा लेते हैं, एक डॉक्टर का एक इंस्ट्रूमेंट इधर से देते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट इधर से देते हैं, कट करने के लिए ये, होल्ड करने के लिए इधर से देते हैं। और जैसे आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया यहाँ के हिस्से को आपने क्या किया, काटना शुरू किया। तो ध्यान रखना, सिरोसा लेयर को काटना है और मस्कुलर लेयर को ही काटना है। सब म्यूकोसा को अगर कट जाए बाई चांस तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं कटनी चाहिए, और म्यूकोसा जो लेयर होती है वो तो बिल्कुल ही नहीं कटनी चाहिए। अब मान लो स्टेनोसिस कहाँ है, यहाँ है। इसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको एक बार चित्र यहाँ ले लेते हैं, अपन इसको कहाँ ले लेते हैं, यहाँ इतना सा ही ले लेते हैं, है ना। इनके बीच में ये क्या है, स्टेनोसिस हो चुका है। अब जब स्टेनोसिस हो चुका है तो यहाँ का डायमीटर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। अब अपन सर्जरी करेंगे तो धीरे धीरे यहाँ से इसको क्या करेंगे, काटेंगे। अब जब इधर से काटेंगे तो ये जैसे ही ये हिस्सा कटेगा, जैसे ही ये हिस्सा कटेगा उसके बाद में ये इसके बीच का जो डायमीटर है, जो म्यूकोसा लेयर है, वो अपनी इंटीग्रिटी में वापस से आना क्या हो जाएगी, शुरू। जैसे मान लो ये हिस्सा है, ये हिस्सा है और ये हिस्सा इसके बीच में यूं फंसा हुआ है, ये हिस्सा इनके बीच में ये डिस्टेंस यूं फंसी हुई है। मान लो ये क्या है, म्यूकोसल लेयर है, और जब वो यूं फंसी हुई है, जैसे ही अपन ने इसको काटा तो काटने के बाद में ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, फैल जाती है। और जब फैल जाती है तो जो म्यूकोसल जो लेयर होती है, इनके बीच का जो डायमीटर होता है वो धीरे धीरे वापस से क्या होने लग जाता है, ओपन होने लग जाता है, वापस से खुलने लग जाता है। मस्कुलर लेयर को बिल्कुल नहीं काटना है, ध्यान रखना। इसीलिए इसको पाइलोरोमायोटोमी बोला गया है, वरना तो पाइलोरोटोमी बोल देते भाई, पाइलोरस पार्ट को ही तो काट रहे हैं, तो पाइलोरोटोमी बोल देते। पाइलोरोमायोटोमी मतलब मस्कुलर लेयर तक ही आपको छेड़ना है, बाकी और लेयर को आपको टच नहीं करना है। जैसे ही आप काटोगे तो मस्कुलर जो लेयर होती है उसके बीच का जो डायमीटर होता है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, ठीक होने लग जाता है। जैसे तुम लोग ये बनाते हो ना, कोई कागज का जैसे गुच्छा ले लो और उसको गुच्छा लेने के बाद उसको गोल मटोल कर दो और उसको बीच में से काट दो, और जैसे ही बीच में काटते हो कागज एक तरफ इधर, एक तरफ इधर, एक तरफ इधर, एक तरफ इधर, तो वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर मसल्स क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगे। तो दूर हो जाएंगे तो जो बीच का जो बिल्कुल डायमीटर बचेगा वो क्या आपको दिखने लग जाएगा, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, ज्यादा बड़ा होने लग जाएगा। जो एरिया होता है वो थोड़ा बड़ा होने लग जाएगा। पाइलोरोमायोटोमी ऐसे बोलते हैं। इसका अगर दूसरा नाम लेना चाहे तो फ्रेडेट रेमसडेट सर्जरी बोलते हैं। ये इसका क्या है, दूसरा नाम है फ्रेडेट रेमसडेट सर्जरी।
और अगर आप ये नहीं करना चाहो, सर्जरी नहीं करना चाहो, तो दूसरा ऑप्शन हो रहा है, एक बैलून एंडोस्कोपी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, बैलून इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे बैलून गुब्बारा यहाँ लाओगे, यहाँ जैसे आपने गुब्बारा लाया है, कोई स्टंट लाया, जैसे करते हैं ना तुम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपके कोई हो जाती है तो आपने सुना होगा ना छल्ले डले हैं। छल्ले नहीं डलते बेटे, वो स्टंट बोलते हैं उसे, अपन क्या बोलते हैं, स्टंट। और जो स्टंट होते हैं वो कैसे डलते हैं, अपन तो सोचते हैं नॉर्मली तो यही कि वाल में प्रॉब्लम थी इसलिए छल्ले डल गए। वाल में प्रॉब्लम होती है तो वाल ही डलते हैं, या अगर उसकी जो ब्लड की म्यूकोसल इंटीग्रिटी वो क्या, ये इंटीमा लेयर है, मीडिया लेयर है, उसमें हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया हो गया या कोलेस्ट्रॉम ज़्यादा जमा हो गया, तो उसको हटाने के लिए उसके बीच में क्या डाला जाता है, स्टंट डाला जाता है। जैसे अपने पेन के अंदर स्प्रिंग आती है ना, वो स्प्रिंग डालती है यहाँ अंदर, जो अपनी नॉर्मल साइज एंड शेप को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। अब यहाँ जैसे ही आपने स्प्रिंग डाला तो जो मान लो स्प्रिंग इतनी बड़ी है, उसका डायमीटर इतना है, तो ये जो बीच का हिस्सा होती है ना, इसको तुरंत वो क्या कर देती है, वहाँ से फैला देती है। वैसा ही यहाँ पर बैलून डालते हैं और उस बैलून को डालने के बाद में यहाँ रखते हैं, और रखने के बाद में यहाँ पर उसमें एयर क्या कर देते हैं, पुश आउट करते हैं। जैसे जैसे एयर पुश आउट करते हैं, भाई ये एरिया है, और इस एरिया के अंदर जैसे जैसे आपने क्या किया, बैलून डाला है, बैलून जैसे गुब्बारा होता है ना, अब गुब्बारा जो होता है यहाँ आपने पहुँचा दिया तो बिल्कुल पतला सा होता है, उसके बाद में जैसे जैसे उसमें एयर पुश आउट करते रहोगे, ये यहाँ पर ये जो गुब्बारा है वो फूलता रहेगा, और जैसे जैसे ये गुब्बारा फूलता रहेगा, तो जैसे जैसे ये गुब्बारा फूलेगा वैसे वैसे इस वाली लेयर को तो नीचे दबाएगा, उस वाली को ऊपर दबाएगा, और जब दोनों ऊपर दबाएंगे तो स्पेस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा करो तो ये क्या बोलते हैं, इसको बैलून एंडोस्कोपी बोल देते हैं, है ना। यही होता है अपना नॉर्मल। अब इस प्रोसीजर के दौरान अपन ने ऑपरेशन किया है, मान लो ये सर्जरी की है, तो आप प्री ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर और ड्यूरिंग ऑपरेशन के दौरान भी केयर देते हो। प्री ऑपरेटिव के अंदर क्या केयर देते हैं, सबसे पहले आपको कंसेंट लेना है, उसके बाद में उसको एनपीओ स्टेटस पे रखना है, जो उसकी क्वेश्चनरीज हैं, डाउट वगैरह है, उनको आपको क्या करना है, सोल्व आउट करना है, उसको एनपीओ स्टेटस पे रखना है। तो ज़्यादातर जो सर्जरी की जाती है मॉर्निंग के टाइम पे की जाती है, क्योंकि पेशेंट को दिन में थोड़ा एनपीओ स्टेटस पे रखना मुश्किल होता है। रात को तो उसको सुबह एक बार खाना खिला देते हैं 10-11 बजे के करीब, फिर उसका जो एनपीओ स्टेटस होता है वो सो जाता है ना, तो फिर एनपीओ स्टेटस क्या रह जाता है, मेंटेन रह जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, जो सर्जरी की जाती है ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वो मॉर्निंग के अंदर क्या की जाती है, प्रीफर की जाती है। तो ये एनपीओ स्टेटस पे इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। उसके बाद में इसका इनपुट आउटपुट को आपको चेक करना है, जो भी फ्लूइड आपको देना है। अगर आपको लगे कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, मैंने बताया फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पहले आपको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को क्या करना है, ठीक करना है। तो जो भी देना है ना वो पेरेंट्रल रूट से देना है, ओरल रूट से बिल्कुल भी नहीं देना है, ध्यान रखना। ये आपने प्री ऑपरेटिव में की, उसके बाद में उसको पेंट करना है। जो एरिया है जहाँ पर आपको क्या करनी है, सर्जरी करनी है, तो जो एब्डोमिनल एरिया है उसको बीटाडीन सॉल्यूशन लोगे और वहाँ पर पेंट कर दोगे, वहाँ से उसको धो दोगे, तो उसको रेडी कर देंगे। उस ऑपरेशन थिएटर पे जो टेबल होती है वहाँ उसको लेटाओगे। अब ड्यूरिंग केयर क्या करनी है, जो भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ काम में ले जाएंगे सर्जरी के अंदर, वो वहाँ पर क्या होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए। 10 इंस्ट्रूमेंट काम में आएंगे तो 10 के 10 होने चाहिए, और उनको आपको गिन के रखना है। ऐसे नहीं गिना ही नहीं वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कितने काम में ले रहे। अब ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट जैसे जैसे मांगता है वैसे वैसे इंस्ट्रूमेंट दे देना है। और इधर आईवी फ्लूइड को भी क्या रखना है, चालू रखना है। क्यों? क्योंकि इधर जैसे आपने ऑपरेशन स्टार्ट किया तो ब्लड का लॉस होना शुरू हो गया, तो जो ब्लड का लॉस जितना हुआ है उसी अनुपात में आपको फ्लूइड आपको क्या करना है, इसको देना है। और जैसे जैसे मान लो एक बार ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, डॉक्टर ने सूचरिंग कर दी, उसके बाद में ध्यान रखना वो जो इंस्ट्रूमेंट आपने काम में लिए थे उनको वापस से गिनना है कि जितने इंस्ट्रूमेंट आप लाए थे उतने हैं या नहीं है। अगर वो नहीं है ना तो आपको तुरंत डॉक्टर को बताना है कि साहब इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट कहाँ रह गया, अंदर ही रह गया, है ना। तो ऐसा आपको यहाँ पर पूरा आपको क्या करना है, पता रखना। पोस्ट ऑपरेटिव में जैसे आया आपको सूचरिंग की देखभाल करनी है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से इनको साफ करना है। सेवलॉन लो तो सेवलॉन, डिटॉल लो तो डिटॉल, एनएस लो तो एनएस, डिस्टिल वाटर लो तो डिस्टिल वाटर, स्प्रिट लो तो स्प्रिट, H2O2 लो तो H2O2। वो हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के अनुसार होता है। और टाइम टाइम पे आपको देखना है कि जो अपने स्टोमा बनाए हैं, यहाँ जो लेप्रोस्कोपी करते हैं ना उसके अंदर आप 3 छेदी पोर बना देते हो सीधा सा, कटफाड़ कुछ करते ही नहीं हो। जो कटफाड़ नहीं करते तो जो पोर बनाया है उसके क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। उस स्टोमा की आपको केयर करनी है कि उस स्टोमा का जो आसपास का एरिया है वो कैसा है। अगर डार्क एरिया है, रेड एरिया है, ब्लैक एरिया है, ये आपको देखना है। अगर रेड एरिया है तो मतलब ब्लड की सप्लाई इंटेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक एरिया हो चुका है तो मान लो वहाँ ब्लड की सप्लाई है ही नहीं, और डार्क एरिया हो चुका है मतलब ब्लड की सप्लाई क्या है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये आपको इसके अंदर क्या करना है, देखना है। तो थैंक यू सो मच।